Welcome you student in today's class. Today we are going to start the part number 5 of our life process chapter. आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक इन 4 पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी. पहले पार्ट के अंदर हमने देखे थे न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर दूसरे पार्ट के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है. तीसरे पार्ट के अंदर हमने देखा था कि डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है और डाइजेशन में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एसोफेगस क्या करती है, एसोफेगस से किस तरीके से माउथ से लेकर स्टोमक के अंदर फूड आता है, वो डाइजेशन प्रोसेस चलता है. फिर फोर्थ पार्ट के अंदर हमने देखा था रेस्पिरेशंस, जिसके अंदर देखा था किस तरीके से जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया उससे एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है. बिकॉज रेस्पिरेशंस क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फूड डाइजेस्ट हो गया उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर ऑक्सीजन आकर मिल जाती है. ठीक है. फिर आज का जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जो भी फूड और जो एनर्जी डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हुई, अब उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर कोई दुकान खोल के बैठा हूं और मुझे दुकान से कोई सामान भिजवाना है आपके घर तक, तो मुझे या तो किसी टैक्सी वाले को बोलना पड़ेगा या किसी बस वाले को बोलना पड़ेगा या किसी ट्रेन के माध्यम से भेजना पड़ेगा. तो ये जो क्या कर रहा हूं, मैं अपनी शॉप से आप तक उस सामान का क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं. यानी कि मुझे मेरा सामान आप तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उस एनर्जी को पूरी बॉडी में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. क्लियर है. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एनर्जी कंप्लीटली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो चलिए पढ़ते हैं ये टॉपिक और अच्छे से इस चीज को समझते हैं. तो देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है. ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस बाय विच द फूड एंड ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम वन ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन. मतलब एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन तक पहुंचाने के लिए जो काम करे, किसका, एनर्जी को पहुंचाने का, यानी ट्रांसपोर्ट करने का जो काम कर रहा है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है मेरी बात अच्छे से. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. भाई क्यों जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्टेशन की. अब जैसे मुझे किसी जगह पे अपना सामान पहुंचाना है या आप अपना सामान लेकर किसी और जगह पर जाना चाहते हो, तो क्यों पहला तो दूसरी जगह पे जाना चाहते हो ताकि मैं वहां पे रह पाऊं, वहां पे वो सुविधाएं मुझे मिल सके, वो सारे प्रोडक्ट मुझे मिल सके. जैसे अमेजोन से आपने फटाक से ऑर्डर किया कोई आइटम, तो आपके घर तक वो आएगा नहीं, तो आप अमेजोन से दूसरी बार क्यों मंगाओगे. और उसकी जरूरत है सामान को पहली चीज, तो तभी तो आपने उस वहां से ऑर्डर किया. इसी तरीके से हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जी की जरूरत है, तो इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है. क्योंकि हर एक बॉडी के अंदर एनर्जी, हर बॉडी के मतलब हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर एनर्जी आना जरूरी है. अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो ऑर्गेन, वो पार्ट है, वो काम करना बंद कर देगा. क्लियर है. इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस. जो इनटेक किया वो ऑक्सीजन और फूड जो है वो एक ही प्लेस पे आकर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई. अब एक जगह पर इकट्ठा हो गई तो क्या हो गया, हाई प्रेशर जनरेट करेगी, जिससे हार्ट फेलियर या ऑर्गन फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं. तो इस कारण से हर एक बॉडी के अंदर इक्वली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होने जरूरी है वो एनर्जी जो भी यहां से एब्जॉर्ब हुई है. ओके. इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम. हमारी बॉडी की हर एक पार्ट है वो इसकी जरूरत महसूस करते हैं.
सो देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो इस कारण से किसकी नीड है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। फॉर किसके लिए, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, कहां से, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर इन द बॉडी, अपनी बॉडी के एक प्लेस से लेकर दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, नहीं तो वो एनर्जी एक ही जगह पर रह जाएगी, ठीक है, जिससे ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे और दूसरों को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो भी बेचारे क्या हो जाएंगे, वो भी फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। इस कारण से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे तो हम भी कंप्लीट फेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा, क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा, आपको पता है ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड जो है, जो क्या है, मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो पाथ प्रोवाइड करता है एनर्जी को, वो किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। और इसको हाई प्रेशर या हाई मतलब फुली जो फोर्स के साथ धक्का देने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो करता है हार्ट। कौन करता है, हार्ट। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, ब्लड फ्लूइड मीडियम होता है ब्लड के अंदर, और इसी फ्लूइड मीडियम को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो देखिए यहां पर ब्लड के तीन पार्ट है, तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स, पहला है प्लाज्मा, ब्लड के अंदर 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 41% क्या होता है बताओ, वो होता है रेड ब्लड सेल्स, क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और 4% क्या होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है, मतलब 41% तो होगी RBC, 55% होता है प्लाज्मा, 4% होता है WBC, और 0.01% और भी ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो भी होते हैं, वो सब मिलाकर ये सब चीजें होती है। फिर बाकी जो बचा वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्से हैं, ये एलिमेंट्स है ब्लड के, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो इसके अंदर देखो लिम्फोसाइट भी होता है, बेसोफिल्स भी होता है, ओसिनोफिल्स भी होता है, मोनोसाइट्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, ये सब ब्लड के एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। क्या फंक्शन है प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा अगर हमारी बॉडी में है तो उसका क्या वर्किंग है, ये किस तरीके से काम आती है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, साथ ही साथ किसको ट्रांसपोर्ट करती है, देखो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को, इन डिजोल्ड फॉर्म, किसके अंदर करता है, डिजोल्ड, मतलब वो जो वाटर के साथ क्या होगी, कंप्लीटली डिजोल्व रहेगी, वो डिजोल्ड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, ये प्लाज्मा, ठीक है। डिजोल्व का मतलब क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाई आर देयर चैम्बर्स इन द हार्ट, तो भाई ये कह रहा है हार्ट के अंदर चैम्बर क्यों होते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ये फटाक से आप कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, तो आपको पता है ब्लड मेनली किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है, पहला ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके द्वारा करता है, वो करता है ब्लड के माध्यम से, ब्लड के हेल्प से। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ये जो चैम्बर्स है वो क्यों है हार्ट में, वो बचाता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिल जाए, उसको बचाता है। यानी कि टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एक ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहेगा, डिजोल्व हुआ रहेगा, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन रिच होगा,
तो इन दोनों को मिलने से बचाने का जो काम है वो कौन करते हैं? ये चैम्बर्स करते हैं। इस कारण से हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई देर नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? भाई क्यों नहीं मिक्स होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। और चैम्बर्स बोलते हैं अलग अलग, भाई हर एक का अलग अलग कमरा बना दिया कि भाई इस कमरे में लड़कियां बैठेगी, उस कमरे में लड़के बैठेंगे, इस कमरे में बूढ़े लोग बैठेंगे, तो उनके मिक्स होने के चांस बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी एक चैम्बर में भेज दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा है, दूसरे के अंदर भेज दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की नहीं है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है, तो वो हार्ट क्या करेगा? इसको फिल्टर आउट करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब वहां से निकालेगा। तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई तरह की मिक्सिंग नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती है? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? जिसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंट अपन बोल सकते हैं, वो ब्लड। इन ह्यूमन हार्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेंट्रिक्यूलर, कौन किसके प्रेजेंस के कारण? इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। किसके कारण ये अलग अलग रहते हैं? इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। देखो देखो ये वाले, ये क्या है? इंटर मतलब अंदर की तरफ, और इसको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जिसके कारण हर एक चैम्बर क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और हर एक चैम्बर अलग अलग रहेंगे तो आपस में मिक्सअप भी नहीं होगा। क्लियर? दिस डिवाइडेड द वेंट्रिकल इनटू राइट एंड लेफ्ट, और ये डिवाइड कर देता है वेंट्रिकल को लेफ्ट और राइट में, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड से अवॉइड होने के लिए ऐसा वो करता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल है मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। हाई प्रेशर जनरेट होगा तो वॉल भी तो मोटी चाहिए ताकि उस प्रेशर को झेल पाए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, और वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड रिच, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, तो उसको हाई प्रेशर की जरूरत होगी, तभी तो वो ज्यादा स्पीड से पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, क्लियर? सो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, तो इस कारण से उनकी जो वॉल्स होती है वो थिकर होती है देन एट्रिया। तो वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है? थिकर होती है। किसके कंपैरिजन में? एट्रिया के कंपैरिजन में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? तो भाई बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना, सेपरेट करना क्यों जरूरी है? ठीक है, देखिए, द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड हाई ऑक्सीजन सप्लाई टू द ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, और उस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट पंप करके फेंकेगा, तो इससे क्या होगा? उस ऑर्गन को भरपूर मात्रा में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज यूजफुल इन एनिमल। एनिमल के अंदर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो नई एनर्जी आएगी उसके अंदर। दैट हैव हाई एनर्जी, जिसको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए। नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy
टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो एनर्जी को यूज करते रहते हैं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन। अगर हमने बढ़िया खाना खा लिया फिर अपन घूमे फिरे नहीं या कुछ काम नहीं किया तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को खाना खाते खाते बहुत पसीना आता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है बॉडी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हुआ? रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो जमीन पर रेंगते रहते हैं, और एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एक एग्जांपल आप कमेंट में लिखकर बताना मुझे, एम्फीबियंस का एग्जांपल कौन कौन से एनिमल है वो एम्फीबियंस है। ओके, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब इनके पास जो हार्ट होता है उस हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 खाने होंगे। ठीक है, 3 कमरे हैं इनके। एंड टॉलरेट some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams, मतलब इसके अंदर मतलब इनको ये भी सहन करना पड़ता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, पर ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फिश। फिश के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा रहता है? ठीक है, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी बेचारे के साथ ऐसा ही होता है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। तो फिश के पास, बेचारे के पास कितनी चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर? ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं। द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स ऑफ गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड क्या होगा, पंप होकर कहां चला जाएगा? गिल्स के पास, ताकि वहां से क्या मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके, मतलब उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल सके। देन इट पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद कंप्लीटली वो किसके पास चला जाता है? अपने उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स के पास चला जाता है। ठीक है, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, और इस जो कंप्लीट प्रोसेस में ब्लड जो है ओनली 1 टाइम ही पास होता है, किससे? हार्ट से। और जब भी ब्लड एक ही बार अगर हार्ट से पास हो तो उस तरीके के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि फिश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस, एक ही बार हार्ट से पास होता है सर्कुलेशन में, तो उसको कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन। तो देखो ये गिल कैपिलरीज है, इसकी गिल कैपिलरीज के पास आया और यहाँ से ऑक्सीजन इसको मिली, ऑक्सीजन मिलते ही ये पूरी बॉडी के अंदर ये क्या किया इसने, सिस्टमेटिक कैपिलरीज है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है, ये हार्ट है, ये आर्टरी। तो हार्ट से एक बार पास होकर ये सीधा का सीधा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। किसकी सप्लाई कर देता है बताओ? ये सप्लाई कर देता है ब्लड की। और ब्लड कौन से ब्लड की? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? यानी कि इस प्रोसेस में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास होगा। ठीक है, और जब भी हार्ट से 2 बार पास होगा इसका मतलब एक बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। 2 काम हो गए।
तो इसके अंदर कभी भी दोनों ब्लड है आपस में नहीं मिलते हैं, जिसके कारण उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ह्यूमंस। ओके, द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, कितनी बार निकल जाए? 2 बार, ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल से, इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, और उसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड, ये जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज है, यहां से ब्लड आया, ब्लड गया, ब्लड यहाँ पर जाने के बाद एट्रीज से पास हुआ, एट्रीज क्या आया, एंट्रीज से वेंटिकल्स में आया, ये राइट साइड में, फिर वेंटिकल से सीधा सीधा पल्मोनरी सर्किट के अंदर गया, पल्मोनरी सर्किट से ये जो लंग कैपिलरीज है जो इसको फिल्टर आउट करने का काम करती है, और फिर यहाँ से पास होते 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 वापस कहाँ आया? वापस हार्ट के अंदर आया, किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, कौन से? लेफ्ट साइड के आर्टरीज के, फिर आया वेंटिकल के अंदर, फिर वेंटिकल से पास होते होते कहाँ गया? सिस्टमेटिक कैपिलरीज के अंदर। यानी कि देखो ब्लड यहाँ से गया, एक बार हार्ट से पास हुआ, फिर वापस इसके अंदर गया, फिर वापस दोबारा हार्ट के अंदर गया, और फिर वापस यहाँ पास हुआ। तो यानी कि यहाँ पर ब्लड कितनी बार निकल रहा है? 2 बार पास हो रहा है। इस कारण से इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसका क्या एडवांटेज है वो बात करते हैं। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये बचाता रहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कभी नहीं मिले। क्लियर? सेपरेशन अलाउज अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और सेपरेशन क्या अलाउ करता है? हाई एफिशिएंट सप्लाई, किसकी सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई टू द बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, दिस हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू यूज एनर्जी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और ये हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग को अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली क्या कर सके? मेंटेन कर सके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है भाई? किस किस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो है ह्यूमन हार्ट्स। ओके, दूसरा है ब्लड, और तीसरा है ब्लड वेसल्स। मतलब हार्ट क्या करेगा? आप जैसे अगर मानो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब भी अगर आपने टैंक से पानी अगर ऊपर चढ़ाना है, कहां पर? ऊपर रखी हुई टंकी पर, छत के ऊपर रखी हुई टंकी पर अगर आपके टैंक से पानी चढ़ाना है, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी पंप की, यानी कि मोटर की, जो पंप करेगा, प्रेशर करेगा पानी फेंकने का। तो ये जो हार्ट है वो एक तरह का पंप के रूप में काम करता है, मोटर के रूप में काम करता है। और ये पानी की जगह, जो पानी को फेंकेगा, ये पानी की जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ब्लड। किसको फेंकेगा? ये ब्लड को। और क्या चाहिए? हमें चाहिए पाइप, तभी तो पाइप के माध्यम से वहां पहुंचाएंगे। और ये जो पाइप का काम करता है वो कौन करता है? ये ब्लड वेसल्स काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? एकदम। यानी कि जो मोटर के रूप में काम करेगा वो करेगा हार्ट, जो कि प्रेशर जनरेट करने का काम करेगा। दूसरा ब्लड है वो वाटर की तरह काम करेगा। तीसरा ब्लड वेसल्स है वो पाइपलाइन की तरह काम करेगी। यानी कि ये जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है वो एक पंप है, ब्लड क्या है? यहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो रही है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में पहुंचती है। और ब्लड की सप्लाई किसके थ्रू हो रही है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। यानी कि ये पाइपलाइन से पूरी बॉडी में कनेक्टेड है, एवरी सेल से, एवरी ऑर्गन से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। हार्ट है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट का जो मेन काम है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी में पहुंचाना। हार्ट का सबसे मेन जो वर्क है वो क्या है? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी में
पहुंचाना। ओके, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिसीव भी करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, और वेरियस बॉडी पार्ट जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उससे वो रिसीव करता है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स, और इस इम्प्योर ब्लड को कहां भेज देता है, ये लंग्स के पास, और लंग्स क्या कर देता है, इसको ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड बना देता है इसको, ठीक है, फिल्टर कर देता है लंग्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्लड क्या काम करता है वो बात करते हैं। ब्लड हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो वहां हार्ट तक पहुंचाएगा, हार्ट आगे उसको पहुंचाता है लंग्स में, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी लेकर आएगा, वाई क्या लंग इसको कर टू फिल्टर, ठीक। नेक्स्ट है ब्लड वेसल क्या काम करती है। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है, देखो जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो है, पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, एंड तीसरा है कैपिलरीज, ठीक है, पहला है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, कैरी ब्लड आइदर वे, दोनों तरफ, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, किसके थ्रू, हार्ट से बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है, और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। तो इसी जो ब्लड वेसल्स है इसके हेल्प से ही हार्ट से लेकर ब्लड सप्लाई सारे ऑर्गन्स के अंदर होती है, और वापस सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट की ओर जाता है फिल्टर होने के लिए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, देखो ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये है राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, टोटल 4 हिस्से हैं हार्ट के, यानी कि हार्ट में कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है ह्यूमन हार्ट में, ठीक है, इतना सा हार्ट होता है, ये मुट्ठी, ठीक है, इतना सा, जो कि लेफ्ट और राइट अपने बॉडी के अंदर या बीच के अंदर ये होता है। अब सब जने बोलते हैं कि अपने लेफ्ट में हार्ट होता है, तो लेफ्ट में हार्ट नहीं होता है, एक्चुअल में वो जो होता तो सेंटर पार्ट के अंदर ही है हमारे बॉडी के, लेकिन सेंटर से वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस कारण से हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड होता है हार्ट। ओके, तो लेफ्ट ऑरिकल इज थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, थिन वॉल्ड यानी पतली सी वॉल रहती है लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर। व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्सेस, जब लेफ्ट ऑरिकल्स रिलैक्स होगा तो इट कलेक्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, कहां से आएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, लंग्स से आएगा। व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो ये सेंड करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट ऑरिकल इसके अंदर भेज देगा, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को भेजेगा, जब ये रिलैक्स होगा तो ऊपर से लंग के थ्रू इसके अंदर ब्लड आएगा, कौन सा, ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है। भाई लेफ्ट ऑरिकल हमने पढ़ा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है जब लेफ्ट ऑरिकल क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ये रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तभी तो ये इसकी सप्लाई अपने पास से ले पाएगा, ठीक है। टू रिसीव, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से लेगा,
लेफ्ट ऑरिकल से लेगा। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड है वो इससे बाहर निकलेगा और पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हार्ट के पार्ट देख रहे हैं। फंक्शन ऑफ वॉल्स। वॉल क्या होता है? वॉल मतलब किसी के ऊपर अपन बोलते हैं ढक्कन लगाना, जिसके अंदर आगे की तरफ फ्लो हो सकता है पर बैक फ्लो कभी संभव नहीं है। तो वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक क्या रहता है? वॉल्स रहता है। एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स अलाउ करते हैं किसको? ब्लड के फ्लो को ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि एट्रियम से वो ओनली वेंट्रिकल्स में जा सकती है, वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकती है। क्लियर? एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और जो बैक फ्लो है किसका? ब्लड का, वो नहीं होने देता, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस ब्लड को नहीं जाने देता। ठीक है, फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन टाइम ऐसा नहीं होने देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड exchange of oxygen and carbon dioxide आइडेंटिफाई द लेटर्स ए से एफ। तो ये जो ए बी सी डी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको बताने हैं ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है। देखो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, 2 बार ब्लड है वो हार्ट से पास होगा। तो नाम बताइए एक एक का। तो सबसे पहला नाम करते हैं, ये है ए। तो इस ए का नाम है, ये क्या है? लंग कैपिलरीज है। लंग कैपिलरीज क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आएगा, इसको फिल्टर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा और इसको अंदर यहां पर भेज देगा लेफ्ट ऑरिकल में। फिर है पल्मोनरी वेन्स, बी पार्ट। ये जो बी है ये पल्मोनरी वेन्स है, यानी यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ रहा है। ठीक है, सी है ओर्टा ऑफ बॉडी। ये है ओर्टा ऑफ बॉडी, जो कि कंप्लीट बॉडी के अंदर इसकी सप्लाई करेगा। ठीक है, फिर क्या है? कैपिलरीज इन द ऑर्गन्स, डी। ये वाला, ये ऑर्गन्स की कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, फिर है ये वाला ई। ई क्या है? वीना केवा फ्रॉम द बॉडी, यानी कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंचाता है? ये हार्ट में पहुंचाता है। और एफ क्या है? पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। ये क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाती है? ये लंग्स में पहुंचाती है। क्लियर है? ए से लेकर एफ तक के सारे लेटर्स इसको क्या कहते हैं? ये अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये अलाउ करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ब्लड है वो फ्लो होगा, एट्रियम टू वेंट्रिकल। किसके थ्रू? एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल के थ्रू। एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। कहां से? वेंट्रिकल से एट्रियम। मतलब वो एट्रियम से वेंट्रिकल जा सकता है पर वेंट्रिकल से एट्रियम ब्लड नहीं आ सकता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? वॉल्स करते हैं एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ब्लड आगे सप्लाई करेगा, और रिलैक्स होगा तो अपने अंदर ब्लड को लाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिस्टोल और डिस्टोल। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे एक वो पट्टी बांधता है, फिर उसके एक हवा भरने वाला पंप से हवा भरता है, फिर एक मीटर खोलता है जिसको अपन साइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइग्नोमेनोमीटर, जिससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। तो वहां पर आजकल तो डिजिटल आ गया है, तो वहां पर सिस्टोल और डिस्टोल 2 तरह के ब्लड प्रेशर शो होते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं सिस्टोल और डिस्टोल क्या होता है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, यानी कि हार्ट का जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो कहलाएगा सिस्टोल, यानी कि ये ब्लड को आगे भेजेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और रिलैक्स होगा हार्ट, तब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, रिलैक्सेशन को तो बोलते हैं डिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। आगे बढ़ते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, प्रेशर किसके अंदर, आर्टरी के इनसाइड, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, किसके थ्रू, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कहां क्या हो रहा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। यानी प्रेशर ऑफ ब्लड किसके अंदर, इनसाइड द आर्टरी, कब के, आर्टरी के अंदर, कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और एक स्वस्थ ह्यूमन के अंदर कितना होना चाहिए, 120 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ओके, ये मरकरी है, ओके। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होना चाहिए 80 मिलीमीटर पर मिलीमीटर मरकरी। क्लियर है, ये होना चाहिए 120 सिस्टोल, और डायस्टोल कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक वो होना चाहिए 80। इससे अगर ज्यादा होता है तो यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, और इससे कम होता है तो ब्लड प्रेशर लो है। बोलते हैं ना बीपी हाई है, इससे ज्यादा होगा तो बीपी हाई, इससे कम होगा तो बीपी लो। तो आगे बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन एंड इट्स इफेक्ट। हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए, इफ द ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब 120/80 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये क्या कर सकता है, आर्टरी को क्या कर सकता है, इससे आर्टरी फट सकती है, रप्चर मतलब डैमेज हो सकती है। और इंटरनल ब्लीडिंग मतलब ऑर्गन्स के अंदर आर्टरी फटेगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी ऑर्गन्स के अंदर, और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। बोलते हैं ना हार्ट अटैक आना, तो ये भी रीजन है हार्ट अटैक आने का। हार्ट अटैक एक्चुअल में क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है कि अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, तो हार्ट काम करना बंद करेगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर आएगा नहीं, ना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे भेजेगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे नहीं जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज को क्रिएट करेगा, और जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो मल्टीपल ऑर्गन्स क्या करेंगे, हमारे ह्यूमन बॉडी में एक साथ काम करना बंद कर देंगे, और एक साथ काम करना बंद करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, वही तो हार्ट अटैक होता है। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय द constrictions of arterioles which result in increased resistance to blood flow। यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर देखो, ये देखो इस तरीके से ये प्लेक हो गई, प्लेक मतलब यहाँ पर उसकी मोटाई जो थी, देखो पहले तो ऐसे ब्लड इस नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था, नॉर्मल साइज थी इसकी पाइपलाइन की। अब पाइप में बहुत क्या आ गया, कचरा आ गया। अब कचरा आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो पानी है वो क्या होगा, और ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट तो भाई मोटर तो बहुत स्पीड से बढ़ा रही है, लेकिन क्या होगा, पानी क्या होगा, पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, पाइप फट जाता है। आपने देखो सर्दियों के दौरान ऐसा होता है, सर्दियों के दौरान क्या होता है, पानी है वो बर्फ के फॉर्म में जम जाता है, और पीछे से जो पानी आता है वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, तो इसके कारण क्या होगा, वो पाइप है फट जाता है। तो सेम टू सेम ये प्रोसेस हमारे इस आर्टरीज के साथ भी होता है, जो ब्लड सर्कुलेट करने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर उसके फंक्शन के बारे में। तो आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
कहां से? हार्ट से लेकर अपने ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर। और विंस क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये करता है, देखो आर्टरीज करती है ऑक्सीजनेटेड और विंस करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से? ऑर्गन्स, जो वेरियस ऑर्गन्स है किसके? हमारे बॉडी के। और कहां भेजता है उसको? हार्ट के पास भेजता है। और ये हार्ट से लेकर सारे ऑर्गन्स के पास भेजती है, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस इन द कैपिलरीज। एक्सचेंज होता है मतलब ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। क्लियर? ये एक्सचेंज करते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट देखिए, आर्टरीज दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। देखो थिक यानी मोटी वॉल्स है, देखो, और इलास्टिक मतलब बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो सकता है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी ज्यादा। लेकिन ये क्या होती है? थिन, बहुत पतली ये लेयर, देखो ये बहुत पतली सी लेयर है, ठीक है। और कैपिलरीज क्या हो गए? दे आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू विन। तो आर्टरीज से लेकर विन को क्या करती है? आर्टरीज को विन से कनेक्ट करने का काम करती है। कौन करती है? ये कैपिलरीज करती है। बहुत नैरो होती है, बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी होती है। आगे देखिए, ये देखो इस तरीके से होती है, पतली पतली सी, ठीक है। दे डू नॉट हैव वॉल्स। आर्टरीज में कोई तरह का वॉल्स नहीं होता है, ठीक है। विंस के अंदर क्या होगा? विंस के अंदर वॉल्स होते हैं, यानी कि वन साइड ही वो फ्लो हो सकता है। दे हैव वॉल्स टू एंश्योर दैट द ब्लड इज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। कैपिलरीज दे डू नॉट हैव वॉल्स। कैपिलरीज में कोई तरह का वॉल नहीं होता है। तो वॉल्स किस में होता है? सिर्फ विंस में होते हैं, कैपिलरीज में नहीं होते हैं और आर्टरीज में भी नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए विंस। वाई आर विंस नॉट थिक वॉल? भाई विंस की जो वॉल है मोटी नहीं होती है, क्यों? विंस नीड नॉट बी थिक वॉल्ड। क्यों? बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इसके अंदर जो भी ब्लड होता है वो प्रेशर में होता ही नहीं है, तो इसको ज्यादा मोटी वॉल की जरूरत नहीं है, आराम से फ्लो कर सकते हैं। आगे, वाई डू विंस हैव वैल्यू? विंस हैव वैल्यू नहीं है, विंस हैव वॉल्स, ठीक है। वॉल्स है ये, ठीक है। क्यों वॉल्स होते हैं विंस में? देखो, टू एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, ताकि ब्लड फ्लो ओनली एक ही डायरेक्शन में हो सके, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल नहीं सके। और ब्लड फ्लो कैसे होता है? आर्टरी से वेंट्रिकुलर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग। क्या होती है ब्लड क्लोटिंग? देखियो, आपके कई बार क्या होता है, हाथ पे कट लग गया, ठीक है, या कोई कील लग गई या कोई पत्थर की लग गई, तो वहां से खून आना शुरू हो जाता है। और कुछ टाइम आप देखते हो, कुछ टाइम बाद वो खून ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जो खून जो बंद हो गया कुछ टाइम बाद, इसको ही बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या करती है? हमारी बॉडी से एक्सेस जो ब्लड बाहर निकलता है उसको बाहर निकलने से रोकने का काम करती है। ब्लड क्लोटिंग इज द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ एन इंजरी और वाउंड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लोट, ठीक है। द ब्लड हैज प्लेटलेट्स cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot। उसके ऊपर क्लोट बना देगी कि भाई अब ब्लड बाहर मत निकल तू। At these points of injury to prevent it from excessive bleeding, ताकि excessive bleeding से बचा जा सके। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो फंक्शंस है वो प्लेटलेट का क्या काम है बताओ? प्लेटलेट ही है जो ब्लड क्लोटिंग करवाती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होती तो हमारे अगर एक भी कट लग गया तो खून बाहर निकलता, तो सारा खून बाहर ही निकल जाता, रुकता ही नहीं। तो ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग
द लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। ठीक है, ब्लड को रोकने का काम करता है। आपको पता है डेंगू अगर आपको बीमारी हो जाए, जिसको अपन बोलते हैं डेंगी, सही प्रोनाउंसिएशन उसका क्या है, डेंगी। डेंगी अगर आपको हो जाए यानी मच्छर काटने से होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती है। और प्लेटलेट्स डाउन होते ही क्या होगा, प्लेटलेट्स डाउन होते ही आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्लोटिंग बननी खत्म हो जाएगी। ब्लड क्लोटिंग होगी नहीं, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो ये कान से, आंखों से, नाक से, मुंह से बहुत सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर प्लेटलेट्स ज्यादा डाउन हो गई तो इस कारण से डेंगू में ज्यादा अगर प्लेटलेट डाउन हो जाए तो मौत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारा जो ब्लड है बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये ब्लड क्लोटिंग होगी नहीं क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट ज्यादा होंगे तभी तो ब्लड क्लोटिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिम्प। लिम्प क्या होता है? लिम्प इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। लिम्प क्या है? एक फ्लूइड का टाइप है। ठीक है, दैट इज कलरलेस, इसमें कोई तरह का कलर नहीं होता है। एंड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। लिम्प इज फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप थ्रू द पोर्स ऑफ present in the walls of capillaries into intercellular space in the tissues। तो ये टिश्यूज के अंदर मेनली होता है, टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में इसका वर्क होता है, किसका? लिम्प का। ठीक है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट देखो, ये इस तरीके से लिम्प है, तो ये लिम्प कैपिलरीज है। ठीक है, ये है आपके आर्ट्रियोल्स, ये है टिश्यू फ्लड्स, इसके अंदर ये फ्लड होता है टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू सेल्स है और ये टिश्यू स्पेसेस है, ये आपके वेन्यूल्स है और ये लिम्फोटिक वेसल्स है जिसके थ्रू ये लिम्फ है वो फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यानी कि लिम्फ क्या करता है? कैरी करता है किसको? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को। कहां से? इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हुआ था ना एब्जॉर्प्शन, वहां से। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, और एक्सेस फ्लूइड का जो ड्रेन हुआ उसको फ्रॉम किससे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस था उसके अंदर वापिस जाकर वो नहीं रहे, इसके कारण बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, ये स्पेसेस को फिल करता है, ब्लड के अंदर जो फिल मतलब स्पेसेस रहता है उसको कंप्लीटली फिल करने का काम करता है कौन? लिम्फ। नेक्स्ट देखिए, ब्लड और लिम्फ में क्या फर्क है वो देखिए। रेड ब्लड क्या होता है? रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड कलर में रेड होता है क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। जबकि लिम्फ में अंदर क्या रहता है? कलरलेस रहता है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? लिम्फ में। इस कारण से ये क्या होता है? इस कारण से ये कलरलेस होता है। कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और इसके अंदर प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी ही रहती है। किसमें? लिम्फ में। ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इन द बॉडी, और ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड। ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को कहां से? टिश्यू सेल से ब्लड के बीच में, जबकि ये करता है वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में। कौन? ब्लड। द पाथ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे रहेगा? देखो, इन हार्ट के अंदर किस तरीके से होगा? सबसे पहले आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से जाएगा कैपिलरीज में, कैपिलरीज से जाएगा विंस में, और विंस के बाद जाएगा हार्ट में वापस। और इसके अंदर पाथ ऑफ सर्कुलेशन रहता है लिम्फ में, टिश्यू स्पेस में रहेगा, फिर टिश्यू स्पेस भेजेगा इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो इसको आगे भेजेगा लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल से वो किस में आएगा? विंस में आएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट हमने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रहता है, फूड का ट्रांसपोर्ट रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये किस तरीके से फूड और एनर्जी ट्रांसपोर्ट रहती है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। होप
आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया वो आपको समझ आया है, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।